So we have done in Bohr model, we have talked about radius, we have talked about velocity, we have talked about force, frequency of electron, time period of, let's say, of electron. ये सब बातें हमने कर ली, right? And then we came to the energy part. ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द एनर्जी फॉर्मूला? किसको याद है जो हमने किया था? राइट, यस, हाँ Yes, sir. बताओ भाई. E is equal to H upon E is equal to H into C upon lambda. बट ये किसकी एनर्जी है? ये फोटॉन्स की. और हम किसकी पूछ रहे हैं? तो किसी को है ना, तो कंफ्यूजन यहीं पे होता है. आपको याद भी रखना है कि मतलब एनर्जी से रुक नहीं जाना है. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि किसके बारे में बात हो रही है. कई बच्चे ये भी गलतियां करते हैं, है ना. तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है ये. और कौन बताएगा? राइट, यस, हाँ Sir, पूछो. total energy will be equal to minus kinetic energy or potential energy upon 2, that is minus kz e square upon 2r. करेक्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव सीन. ठीक है, E इज नथिंग बट दिस इज टोटल एनर्जी. किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? टोटल एनर्जी विच इज गोइंग टू बी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r. ठीक है, तो व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, दिस वैल्यू वुड कम एज, है ना, इसमें r की वैल्यू डालेंगे, राइट. तो ये हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2. r की वैल्यू क्या है? r नॉट, लेट्स से, है ना, सिंबल के लिए r नॉट लिख लिया, 0.529 वैल्यू, है ना. एंड दिस n स्क्वायर बाई z, तो ये z ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर नॉट, और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू, कितनी वैल्यू आती है बताई थी क्या? ये माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या आई? ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो अब अगर ये वैल्यू पता है, अच्छा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? So 1 electron volt is nothing but the unit of energy. अभी हमने देखा, ठीक है. तो 1 electron volt की वैल्यू होगी, it is nothing but 1 electron is nothing but 1.6 into 10 to our minus 19 coulomb. And volt मतलब वोल्ट, तो ये हो गया 1 volt. That's it, right? इसका मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 into 10 to our minus 19 coulomb volt, which is nothing but 1.6 into 10 to our minus 19 joule. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? जूल आ गई. समझ में आ रही है बात? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल. तो अगर कोई बोले मुझे तो बताओ, एक मोल, है ना, एक मोल एटम, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होगी? बताओ, सॉल्व. 1 मोल मतलब पता है? 1 मोल इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू 23. ठीक है, ये तो एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम में, है ना. मैं कह रहा हूँ 1 मोल लेट्स से एटम हो, तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे. उनकी एनर्जी बतानी है. बताओ भाई सब लोग, जूल में बतानी है. ठीक है, जूल या किलो जूल ऐसे करके देखते हैं भाई. कैलकुलेशन, लेट्स फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट करो सॉल्व.
यार बहुत टाइम लग रहा है, कोई बताएगा मुझे क्या करना है? एनीवन? ठीक है, तो भाई पहली बात तो ये है कि हमने पूछा है तो जिन लोगों की वैल्यू टेंस टू पावर 14 आ रही है वो मतलब गड़बड़ है। टेंस टू पावर, डिड यू गिव द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, z की वैल्यू दे रखी है। आई हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ n and z। तो देखते हैं, तो इसमें करना क्या है, पहले तो ये समझ लो कि ये वैल्यू कितनी है ना, राइट। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, राइट। सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी z स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इसमें लिखेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज -13.6 into 1.6 into 10 to our minus 19, ठीक है, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल, और यू कैन राइट जूल पर एटम, राइट, एक एटम के लिए। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। If you are going to solve, this value is going to come as -21.76 into 10 to power minus 19 z square by n square, ठीक है, जूल पर एटम। एक बार यही वैल्यू अर्ग में लिखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 1 जूल इज नथिंग बट 10 to power 7 अर्ग, है ना। अगर उसमें 10 to power 7 यहाँ डाल देंगे तो माइनस में पावर 7, मतलब ये कम हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा, और वी कैन राइट 21.76 into 10 to power minus 12 अर्ग पर एटम, ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं, अगर हाइड्रोजन के हिसाब से भी लेंगे तो हाँ z और n वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला हम अभी ले रहे हैं, राइट। तो सबके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ये वैल्यू पे ध्यान रखना है। एक्चुअली z स्क्वायर n स्क्वायर तो कैरी ही कर रहा है ये, तो ये तो हो गया पर एटम, एक एटम में 1 मोल में कितना हो जाएगा, है ना, hence for 1 मोल, 1 मोल के लिए, एक एटम के लिए इतनी वैल्यू है, तो 1 मोल के लिए 6 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So that is 21.76 into 10 to our minus 19 into 6 into 10 to our 23 z square by n square जूल पर मोल, ठीक है, राइट। अब ये वैल्यू पर मोल में आने लगी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.76 into 6 36 3 42 5 4 6 10 130, so this value is nothing but 130.56, है ना, into 10 to power 4, है ना, जूल पर मोल, and 2 z square by n square। अच्छा, ये 10 to power 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो लिखेंगे तो कितने जीरो चले जाएंगे, 3, 10 to power 3 जूल इज नथिंग बट किलो जूल, so that is nothing but -1305.6 into z square by n square किलो जूल पर मोल। ये तो हमने निकाली वैल्यू, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो हम वैल्यू लेते हैं उनमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, जैसे 6 हमने ले रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू 6.023 है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे चार्ज की वैल्यू, तो उसमें 1.6 ले रखा है, यहाँ पे भी थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। सो दैट्स व्हाई ये तो वैल्यू आपको समझ में आ गई कि इतनी वैल्यू आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू जो अगर हम सारे अप्रोक्सीमेशन हटा दें तो दैट वैल्यू इज नथिंग बट -1313 into z square by n square किलो जूल पर, दिस इज, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू। बट द थिंग इज, कैन यू अंडरस्टैंड द, लेट्स से प्रोसेस हाउ वी आर गेटिंग इट, तो वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। अब इसी के लिए, इसी में अगर जैसे ऐसे लिखा है 1313, राइट, तो ये वैल्यू आपकी किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ से एक बात और, कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से डायरेक्टली मुझे किलो जूल पर मोल में करना हो कन्वर्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से आई हैव टू कन्वर्ट किलो जूल पर मोल, यहाँ मैं चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने यहाँ क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया, विच इज नथिंग बट 1.6 into 10⁻⁻19, और फिर मैंने 6 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया था। सो ओवरऑल व्हाट आई डिड इज, मैंने पहले 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया इनटू, then I have multiplied by 6 into 10⁻23. So we are going to multiply, then it will come 9.6 into 10⁻4, or you can say 96, right, kilojoule, right? So then you will come here. तो ये एक आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, then we can convert directly into kilojoule, है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा उससे। ये बात समझ में क्या कर रहे हैं? तो यहाँ लिख लेते हैं नोट, यूनिट कन्वर्जन, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और मॉलिक्यूल इज नथिंग बट 96 किलोजूल पर मोल। यहाँ नोट लिख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। इट डिपेंड्स ऑन कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, एटम के लिए चलेंगे, है ना। सो दैट इज नथिंग बट 96 किलोजूल पर मोल। ये मोल की बात जो है ना, हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये बात याद रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई मुझे बताएगा मोल क्या है, व्हाट इज मोल, आसान भाषा में? बोलो भाई, थोड़ा तेज बोलो। 6.023 into 10 to the 23 of anything. वेरी गुड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एनीथिंग। सो मोल इज लाइक नंबर, मोल इज ए नंबर। लेट्स से वी आर सेइंग डोजन, so it could be anything, 1 dozen of, let's say we can say pen, 1 dozen mango, right, banana, anything you can say, right? So it's a number. Similarly 6.023 into 10⁻23, that is a number. It could be molecule, it could be atom, it could be ion, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें यूनिट कन्वर्जन याद रहेगा। अब एक और यूनिट कन्वर्जन यही समझ लेते हैं, ठीक है, 1 more unit conversion we will do over here। तो जो हमने HC/λ की वैल्यू लिखी थी, है ना, 1 more unit conversion जो हम आगे देखने वाले हैं, we will cover it here। HC/λ की वैल्यू हमने जो देखी थी, राइट, नो, या फिर ये अभी इलेक्ट्रॉन का चल रहा है, यहाँ पे नहीं देखते हैं, है ना, इसको मैं बस पीछे बता देता हूँ सबसे लास्ट में, राइट, because we are talking about photon, and then you will get confused, इलेक्ट्रॉन और फोटोन ये क्या चल रहा है, साथ साथ लिखा होगा ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या देखा था हमने, E is nothing but Hc/λ। If you are going to put the value H or C, तो ये directly 6.63 into 10⁻34, and C की वैल्यू है 3 into 10⁸, right? Which I will write the unit so that it is going to make more sense. लैम्डा। अब एनर्जी जो है वो किस में आएगी, जूल में, राइट। इसका मतलब ये है कि लैम्डा यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीटर में, राइट, तभी तो ये कैंसिल होगा। ये सेकंड से ये वाला सेकंड कट गया और मीटर से नीचे मीटर कटेगा।
हमेशा याद रखना है, जब आप ये ऊपर वाली वैल्यू लो उसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, ये नथिंग बट एच बाई लैम्डा, और यू कैन राइट दिस वैल्यू है ना 19.89 और अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाई लैम्डा इन मीटर। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई। तो ये वैल्यू किस में मिलेगी? इन जूल। यहाँ पे लैम्डा किस में रखना है? डायरेक्टली मीटर में रखना है, मैं डाउट लूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, अगर मान लो मुझे राइट यहाँ पे एच सी वाई लैम्डा में जूल में ना लेके इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना हो, इफ आई वांट टू राइट ऑल दीज वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, व्हाट आई हैव टू डू। तो मैं क्या करूं, ये सारी वैल्यू जो है राइट, जो भी ये वैल्यू हमने जूल में लिखी है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर इफ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट लेट्स से वर्ग में कर लूँ, किसी में भी आप कन्वर्ट कर लो। राइट, पहले हम सीजीएस यूनिट में ले लेते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन सीजीएस यूनिट। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट ई इज नथिंग बट, एक और हो सकता है, ई इज नथिंग बट you can write 6.63 into 10 to the power minus 27 arg second into 3 into 10 to the power a 10 not a 10 सेंटीमीटर सेकेंड कर दिया सीजीएस यूनिट में। ठीक है, अच्छा इसको सेंटीमीटर ना लिख के अगर एंगस्ट्रॉम में ले लें तो क्या होगा? राइट, 1 मीटर इज नथिंग बट 10 to the power 10 plus 10 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि उल्टा होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10 to the power minus 10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर, है ना। ये पता है हमें, तो हम यहाँ सेंटीमीटर की जगह ना लेके एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। सो 10 to the power माइनस ये कितना हो गया 18, सॉरी 10 to the power नॉट माइनस प्लस, है ना, 10 to the power 8 प्लस 10 to the power 10, 10 to the power 18 एंगस्ट्रॉम पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, अर्ग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना। चलो इसे जूल ही रहने देते हैं क्योंकि हमें कन्वर्ट ही तो करना है। सो लेट्स मेक इट जूल, लेट्स 10 to the power माइनस 1 जूल इज इक्वल टू क्या है? 1 जूल इज सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 1.6 into 10 to the power minus 19। 1 जूल क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक है, यहाँ पे जूल की जगह क्या करें हम? राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें। यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी? 6.63 into 10 to the power minus 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19, दिस इज into 3 into 10 to the power 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? into लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। वी आर गोइंग टू सॉल्व, पावर का गेम है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये कर लिया है, ये किया है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जहाँ कुछ कुछ लोगों को याद आ रहा है, कुछ को नहीं याद आ रहा है, लेट्स से तो ये 6.63 into 10 to the power minus 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट into 3 into 10 to the power 18 ये आ गया। अब इसको अगर हम मान लो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, अगेन ये कितना बन जाएगा? 19.89 into 10 to the power minus 16 डिवाइड बाई 1.6 into 10 to the power minus 19 into लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर की तरफ, राइट, तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 12,418 समथिंग डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो इससे हमें आसान वैल्यू में भाषा में हम लिख सकते हैं E इज नथिंग बट, आसान भाषा में 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा यू हैव टू पुट इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 4,000, है ना, एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी क्या है, तो 4,000 डायरेक्टली इसके नीचे लिख दोगे, देन इट विल कम 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग ओवर हियर, समझ में आया?
किसी ने बोला पर मोल बताओ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 96 किलो जूल पर मोल। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा, 3.1 इंटू 96 किलो जूल पर मोल में आ जाइए फिर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बात और आपको लिख लेनी है वो ये है ना, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूँ। This is I have told you to just understand unit conversion, right? And what we have written over here is joule second. इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना, क्लियर लिख लेते हैं। और energy can be 10 to power minus 34 joule second, and here we can write angstrom per second, है ना, ये हमने किया। बस you just solve it and you got the answer। तो ये भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन कभी निकालने का, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बदल जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया? फास्ट तो नहीं हुआ? कोई फास्ट सोच रहा होगा सर जल्दी से बता दिया आपने। आई विल रिपीट। आ गया सबको समझ में? हाँ ना, करते रहा करो भाई, ये स्नो करोगे तभी तो पता चलेगा। महर्षि सर इधर नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैसा है? अरे भाई ये बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी बराबर कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, है ना? यस। यही था ना? अब ये जो वैल्यू लिखी है वो तो जूल में आ रही हाँ है ना? ये एक तरह से ऐसे ही लिखा हुआ है ना, 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 1 जूल सेकेंड, है ना? हाँ। ये 1 जूल की जगह क्या लिख दिया हमने? 1 जूल करना है तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होगा ना? हाँ तो बस यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके नीचे डिवाइड मार दिया। ओके सर। अगर वेवलेंथ मीटर में दी हो तो पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट? अगर वेवलेंथ, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट आर्यन, ये इतना ही आएगा, 12,418 समथिंग आता है, बट वी आर गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू 12,400। ठीक है, तो अब ये मैं हटा दे रहा हूँ ये। ठीक है, ये तो बस एनर्जी ऑफ फोटोन कहीं लिख लेना पीछे। नाउ विल कम बैक टू अवर ओरिजिनल थिंग कि हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात कर रहे थे। सो वी नो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसको अर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे तो इतनी हो जाएगी। तो कहीं पे कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ना, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आदत हो जाती है, क्योंकि जनरली जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अर्ग वगैरह में दे दिया होता है तो बच्चे एकदम डर जाते हैं कि भाई हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, मतलब ये अर्ग कहाँ से आ गया, राइट? तो याद रखना है ना, ये यूनिट कन्वर्जन की अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब यही है 13.6। तो 21.76 वैल्यू लिखी हुई है तो दैट मीन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर मोल में किलो जूल पर मोल में दे रखा है देन यू कैन चेक। ठीक है, कि वैल्यू कितनी आएगी, 1313 आ जाएगी। कोई बताएगा कैलोरी में देंगे तो कितनी आएगी? तो ये कैलोरी में आप कन्वर्ट करोगे, सो दिस वैल्यू केम लाइक 313.6 किलो इंटू जेड ना माइनस इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके चलते हैं अब आगे, है ना? अब बात करते हैं एनर्जी डायग्राम की। अब थोड़ा सोचते हैं जेड और एन पे खेलते हैं। अभी तो बस हमने ये यूनिट कन्वर्जन खेला। ठीक है, कि कोई लिख रहा हो तो लिख लो भाई, है ना?
हाँ अब डाउट पूछ लो भाई चिंतन, तुम्हारा क्या डाउट है? सर आपने जो लास्ट ये सेम चीज पहले बताया था, हम्म तो उसमें अभी जो आया 12400 वेवलेंथ मीटर में था ना, नीचे वेवलेंथ, उसमें वेवलेंथ आपने किसमें वेवलेंथ? वेवलेंथ ई का जो लास्ट वैल्यू है ना, तुम्हारी बात नहीं आ रही समझ में, थोड़ा कट रही है बीच बीच में। सर आ रही है? हम्म तो अभी आपका फाइनल आंसर राउंड ऑफ करने से 12400 अपॉन वेवलेंथ आया ना, हाँ मीटर में था पर वेवलेंथ इसमें। नहीं नहीं नहीं, मीटर में कैसे होगा? एंगस्ट्रॉम में था, मीटर में यहाँ होगा। अरे ये किया है ना, ये अभी लॉजिकली समझाया है ना कि वही कैसे हम कर रहे हैं। हाँ या ना? सर यहाँ पे वेवलेंथ का नीचे फिर गया किधर, एंगस्ट्रॉम का वो जो इनटू 10⁻10। नहीं, एंगस्ट्रॉम का मतलब ये है कि एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिखनी है। जैसे कहीं लिखा है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये नहीं करना है। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस वैल्यू यू हैव टू पुट इन एंगस्ट्रॉम। मान लो कहीं लिखा है 400 नैनोमीटर, तो क्या करोगे, 400 नैनोमीटर को लिखोगे 4000 एंगस्ट्रॉम एंड देन यू विल पुट 4000 वैल्यू ओवर हियर। दिस इज द मीनिंग। अगर आपको मीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला। करेंगे उसका ही तो क्लियर हुआ? नीचे भी होगा, हाँ मतलब जिसमें ऊपर कन्वर्ट किया तो उसमें नीचे भी यूनिट वही कन्वर्ट होगा, पर बिना वो इनटू 10। हाँ भाई, आपको यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना वो मीटर में है, तो मीटर लिखेंगे। हमने 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड लिखी, तो लैम्डा मीटर में लिखेंगे, राइट। अगर मान लो आपने यहाँ पे ये किलोमीटर में लिखा होता तो यहाँ लैम्डा किलोमीटर में आता ना, तभी तो कटेगा, है ना। हाँ कोई तुमसे कहे कि भाई तुम्हारी हाइट जो है मान लो 5 फुट 5 इंच है, और इस पेन की हाइट जो है ना वो 5 इंच ही है, या 5.5 इंच है, 5.5 लिख दिया जाए तो बराबर हो जाएंगे, है ना, दोनों लोग। नहीं ना, नहीं, यूनिट शुड बी सेम ना, तभी तो होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं देखो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो यही तो दिमाग लगाना है कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, हर बार थोड़ी ना वो देते हैं। यू हैव टू जस्ट थिंक कि तुमने यहाँ क्या लिया है, तो तुम्हें यहाँ पे भी वही सेम लेना है। सर जूल हाइफन सेकेंड है, वो जूल इनटू सेकेंड है कि जूल जूल इंटू डिवाइडेड बाय सेकेंड है। सेकेंड? देखो भाई, आपकी जो एच वैल्यू है ना, ई क्या है आपका, ई इज एच न्यू, राइट। एच क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू, राइट, करेक्ट और नॉट। यस सर। ये जूल हो गया। न्यू क्या होता है, सेकेंड, 1/सेकेंड, कहाँ गया, ऊपर ऊपर चला गया। तो एच की यूनिट क्या होगी, जूल सेकेंड। ओके सर। क्लियर है ये बातें? हाँ और कोई डाउट भाई किसी को? तो यूनिट कन्वर्जन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही है कि अभी तक हमारी हैबिट है मैग्नीट्यूड लिखने की, यू डोंट राइट यूनिट्स। और जब यूनिट नहीं लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला 5.5 इंच का आपका पेन है, और लेट्स से 5 फुट 5 नहीं 5.5 इंच का पेन है और 5 फुट 5 इंच की आपकी हाइट है, तो यू कैन नॉट राइट कि 5.5 जो है वो सेम हो जाएगा, राइट, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब कुल मिला के कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड पे ही नहीं खेलना है। ठीक है, तो जिन लोगों को पावर की प्रॉब्लम आ रही है वो यही गलती कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। अच्छा, यूनिट कन्वर्जन में कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो याद रहो। लेट्स सी, एक पोल ले लेते हैं, पोल ले लें, चलो तो हाथ उठाओ, हाथ से कर लीजिए, जल्दी लियो फास्ट। काफी लोग हैं ना, अभी 25 लोग हैं जो कह रहे हैं कि राइट।
राइट, और बढ़ते ही जा रहे हैं मतलब। ओ ठीक है, तो मैं एक बस इतना कहूंगा कि जब मैं भी तुम्हारी टाइम पे था देन आई आल्सो फेल द सेम यूनिट कन्वर्जन में, कि कब मल्टीप्लाई हो जाएगा और कब डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसी में कंफ्यूजन होता है ना कि यार कब डिवाइड होना है और कब मल्टीप्लाई होना है। तो मैं उस पर बस थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा है, आपको ना वो जो सिंबल है उनके मीनिंग समझ में आने चाहिए। जैसे 10⁻³ का मतलब होता है के, ये इसका मीनिंग है। 10⁻³ का मतलब है के। अगर 10⁻³ लिखा है तो क्या हो गया, मिली, एम, स्मॉल एम, है ना, ये लिखा हो गया, राइट। अब सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो, तो अगर किसी को बीच में डाउट आएगा तो उनकी बात सुन ली जाएगी, राइट। ओके, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही जैसे 10⁻⁻6 पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रो। 10⁻⁹ पे चले गए तो नैनो, राइट। 10⁻⁻10 पे चले गए या फिर 10⁻12 पे चले गए तो पिको, है ना। ऐसे दीज आर द सिंबल, ये आपको समझना है। ज्यादातर कौन यूज होते हैं, यही यूज होते हैं, यही दोनों। तो कहीं पे लिखा है 2.2 इंटू 10⁻³ या, है ना, यहाँ पे ml ऐसे लिखा हुआ, राइट। 2.2 इंटू 10⁻³ ml, m की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कितना हो गया 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ लीटर। क्या हुआ, ये कट गया, तो दैट इज 2.2 लीटर। ठीक है, ये ऐसे आप सिंबल्स को समझना सीखो, राइट। पहले तो ये है। तो अब जैसे मान लो हम भी अभी बात आई थी कि किसी ने बोला कि वो 1 जूल में हमने डिवाइड क्यों किया, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर लाइक दिस कि जब हम लिख रहे हैं तो यूनिट भी मल्टीप्लाइड में है ना। जब भी हम लिख रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कहाँ गए थे, नीचे क्या वैल्यू हमने लिखी थी, 21 पॉइंट कहाँ लिखी थी, 6.63 लिखी थी, है ना। So let's say if we have written 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो इसका मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है into 1 जूल सेकेंड, ठीक है, वैल्यू ऐसे लिखी हुई है। फिर हमने इसमें और मल्टीप्लाई क्या किया था, लिखा था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो लिख लो 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 1 इज अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ वी कैन डू द यूनिट कन्वर्जन। अब मेरे को यूनिट कन्वर्जन करना है, तो मुझे 1 मीटर इक्वल्स टू पता करना है एंगस्ट्रॉम में कितना होता है। सो आई नो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+10 मीटर, sorry 10⁻+10 angstrom is 1 meter. So I have replaced this 1 meter as 10⁻10 angstrom. ठीक है, तो ये पावर ऐड हो गई। Then I have to convert 1 joule, let's say over here, तो 1 joule कितना है, तो I don't know इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, but I know कि 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but 1 joule। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू डिवीजन में आ जाएगी, बस मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको ये बात नहीं करना है रिप्लेस ऐसे डिवाइड का, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि लेट्स मल्टीप्लाई द होल एक्सप्रेशन विद 1.6 into 10⁻⁻19 एंड 1.6 into 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो उसका मतलब कुछ नहीं हुआ, राइट। सेम अमाउंट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, जब डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये 1.6 into 10⁻⁻19 जूल क्या बना लेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ओहो। So 1 electron volt is nothing but, sorry, 1 electron volt is nothing but 1.6 into 10⁻⁻19 joule। ये क्या होगा, ये 1.6 into 10⁻⁻19 जूल क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लेगा। और यू कैन सी ये जो डिवीजन वाला पार्ट आ गया फिर से, तो आपको ये नहीं करना पड़ा उल्टा, है ना। तो कंफ्यूजन जो है ना वो मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही होता है कि कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सिंबल पहचानना चालू करो, है ना, कि जैसे अगर यहाँ पे आया था 9.6 into 10⁻4 जूल, मैंने क्या किया 10⁻4 को तोड़ लिया, 9.6 into 10 into 10⁻3 जूल, फिर 10⁻3 क्या हो गया, किलो हो गया, किलो जूल। आई बात समझ में।
है ना, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो करना क्या है आपको, पहले साइड में पहले से ही खुद से लिख लेना है बेसिक यूनिट कन्वर्जन जो आपको याद है। Now just think this unit is like nothing but कि ये multiply like 1 ml और ऐसे करके लिखा हुआ है 1 जूल पर सेकेंड। You can just replace this 1 जूल और जो भी यूनिट है वो आपस में रिप्लेस कर दो एंड देन will be okay। थोड़ा शुरुआत में हो सकता है टाइम लगे, but yes you will be able to get it। ठीक है, तो अभी मैं एक यूनिट कन्वर्जन दे रहा हूँ। ठीक है, let's say how many of you are able to get it correct। So I am saying कि density of mercury is, है ना, अच्छा density of mercury is 13.6 ग्राम पर ml, है ना। Let's say I have said find density of mercury in kilogram per meter cube and in ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, है ना। दो यूनिट कन्वर्जन है, दिस वैल्यू यू हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस एंड दिस वैल्यू यू हैव टू कन्वर्ट हियर, ग्राम पर लीटर। चलो भाई देखते हैं, बताओ। अच्छा, ये यूनिट कन्वर्जन कितने लोगों को पता है कि 1 ml इज नथिंग बट 10 टू पावर, नहीं, 1 ml इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला 1 ml इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितने लोगों को पता है, पता है? चलो ये हिंट है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बता दिया मैंने, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इमेजिन करो अगर एक 1 सेंटीमीटर का हम एक ऐसा, है ना, क्यूब बनाएंगे तो उसमें कितना लिक्विड आ पाएगा, 1 ml। ठीक है, वॉल्यूम कितना आएगा, 1 ml। तो इमेजिन कर लो अपने माइंड में। मोनीश आंसर गलत है। करेक्ट, सिद्ध आंसर सही है, सिद्ध का। अथर्व आंसर करेक्ट, विनय रॉन्ग, अर्णव करेक्ट, सिद्ध अब तुम पहले तुमने करेक्ट लिखा, रॉन्ग लिख दिया, दैट इज रॉन्ग। रितवन गलत, हर्ष तुमने वैल्यू ही चेंज कर दी यार, रॉन्ग रॉन्ग। कृषव, चलो देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मुझे यूनिट कन्वर्ट करना है ना, 13.6 ग्राम पर ml, तो मैं लिख लूंगा 1 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय 1 ml, है ना, सही है। अब मैं 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम,
तो मुझे पता है 1 kg इज नथिंग बट 10⁻³ ग्राम, करेक्ट, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज नथिंग बट 10⁻³ किलोग्राम, करेक्ट और नॉट? तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 13.6 into 10⁻³ kilogram. 1 ml I have already told you that is nothing but 1 centimeter. ठीक है, बट मुझे तो मीटर क्यूब में चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10, है ना, 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10⁻²। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, राइट राइट। तो 1 सेंटीमीटर में 100 10⁻² मीटर। So we are going to write that is 13.6 into 10⁻³ kilogram or 10⁻² meter का होल क्यूब। कितना आ जाएगा? 10⁻6। 13.6 into 10⁻³ kilogram divided by 10⁻6 meter cube and this is going to go up, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आंसर होगा 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही बात है, ये सुनो। जिन लोगों की पावर नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने यूनिट कन्वर्जन अच्छे से नहीं किया। ये तो हो गई एक बात। अगर मेरे को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो भी सेम आंसर आएगा, है ना। तो क्या होगा, मैं क्या कन्वर्ट करूंगा फिर? अब मुझे ये बात याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml और अगर 1 मीटर क्यूब की बात करूं, है ना, उसमें आ जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, कैसे? राइट, ओवर हियर वी आर राइटिंग 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10⁻6 ml। 10⁻6 ml का मतलब क्या हुआ? 10⁻³ लीटर, राइट। m को यहाँ डाल देंगे 10⁻³ 10⁻³ लीटर इज 1000 लीटर। ठीक, इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि ना, अगर 1 लीटर की 1000 लीटर की टंकी लगानी है, मान लो घर में, है ना, अगर मुझे 1000 लीटर की टंकी लगानी है अपने घर में, मैं चाहता हूँ कि इतना पानी मेरे घर में रहे, मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर क्यूब की टंकी ऐसे मैं बना देता हूँ जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा क्यूब बना दो, वॉल्यूम 1 मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। अगर किसी को ये वाला शेप अच्छा ना लगे तो वी कैन पुट सिलेंडर, तो वहां पे πr² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, समझना? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का अगर आप करोगे तो ये 1 मीटर क्यूब बन जाएगा, तो इसमें आपका 1000 लीटर आ जाएगा, राइट। तो ऐसे करके आप यू कैन रिलेट इन योर माइंड। अभी यहाँ पे क्या है? I will replace kg as like 13.6 into 10⁻³ into 10⁻³ gram and I will replace this meter cube is 10⁻³ liter। ये कट हो गया तो ये क्या हो गया? 13.6 into 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब हमने जो यूनिट कन्वर्जन समझा है उसको समरी में लिख लेते हैं, पीछे कहीं लिख लेना क्योंकि अभी तो बस समझाने के लिए है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is equals to 1000 gram per liter and hence 1 kilogram per meter cube is nothing but 1 gram per liter। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो ये यूनिट कन्वर्जन, जैसे अब मैंने बोला कि मान लो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, सबको पता है ना ये बात, 1 ग्राम, है ना, ये क्या है? 1 ग्राम पर ml, ये वाटर की डेंसिटी होती है, राइट। ये हमें पता है। वाटर कैन बी यूज्ड एज अ वेट,
अगर 1 लीटर वाटर ले लें है ना एक पॉलीथिन में से बांध के, तो वो 1 kg हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर कैन बी यूज एज वेट। चलो एनीवे, तो यूनिट कन्वर्जन ये सब बहुत हो गया, अभी चलते हैं अपने। हाँ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक भाई? समझ में आया कि यूनिट कन्वर्जन में कैसे करना है, हाउ टू? अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड अर्ग? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केजी एंड किलोमीटर? बताओ 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर? आकाश। आकाश, रेज योर हैंड। इट इज द सेम। अच्छा चलो, 1 किलोमीटर नहीं, मीटर में बता दो। मीटर 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? एग्जैक्टली, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दीज आर डिफरेंट थिंग। एक मास बता रहा है, एक लेंथ बता रहा है। बताओ मीटर और अर्ग में रिलेशन बना सकते हो आप? मीटर इज टेलिंग यू लेंथ, अर्ग इज टेलिंग यू एनर्जी। अब बताओ, समझ में आया आकाश? है ना, बिकॉज वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, इसलिए हमने वॉल्यूम और मास में रिलेशन बता दिया। अगर वाटर की जगह अगर आप मिल्क ले आओगे या फिर ऑयल ले आओगे तो थोड़ी ना हो जाएगा, मास अलग हो जाएगा क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग है, राइट? ऐसा नहीं कि हर चीज आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वाटर था इसलिए वी आर सेइंग द वाटर इज द कनेक्टिंग थिंग। चलिए, ये तो हो गया यूनिट कन्वर्जन। अब बात करते हैं एनर्जी पे, आ जाते हैं अपने बोर मॉडल। फिर से प्रीवियसली बहुत कुछ हमने यूनिट कन्वर्जन के बारे में बता दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी इज नथिंग बट -13.6 Z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर हाइड्रोजन एटम in first Bohr orbit, this energy is going to be nothing but -13.6 electron volt। सही बात है या नहीं? ये आ जाएगी। Now what we are going to do, we can write for second orbit, है ना, for hydrogen atom in second orbit। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? Let's say I am going to write, so this is -13.6 Z² की वैल्यू, तो Z तो 1 ही है, n चेंज हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई, 2 का स्क्वायर that is 4। So I can write -13.6 divided by 4 or we can solve it. So it's up to us। अगर सॉल्व नहीं करना चाहें तो ये भी चलेगा। ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही मैंने बोला थर्ड ऑर्बिट बताओ। So energy is going to be -13.6 divided by 9, में डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9। और if you are going to solve then this value will come -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, let's say in fourth orbit पूछा जाए, then what will happen? Energy is going to be -13.6 divided by 16 and this is going to come as -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं मिलूंगा ना, मुझे ये वैल्यू याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यू क्या थी। और पुराना भी, जिन लोगों ने अभी तक रिवाइज नहीं किया पूरा रिवाइज करके आओ, नहीं तो मैं नोट डाउन करना चालू करूंगा नाम जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं।
but that is not going to be good, right? तो फिफ्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगी भाई? फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी इज नथिंग बट minus 13.6 divided by 25. If you are going to solve it, then it is approximately 0.54 electron. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं बोलूं in infinite orbit, तो E is nothing but minus 13.6. Infinite का square is infinite, है ना? And it is going to be 0. किसको अप्रोच करेगी? धीरे धीरे 0 को अप्रोच करेगी. No, we cannot take 0.6 over here. 0.54 को 0.54 ही लेने देते हैं. Till 5 you have to memorize. ठीक है, जितनी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो सब काम की. तो अगर मैं इनफाइनाइट ऑर्बिट में बात करूंगा तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0. तो लेट्स ड्रॉ एनर्जी डायग्राम. ना मैं यहाँ एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ. दिस साइड आई एम राइटिंग एनर्जी. ठीक है, तो पहले जो n इक्वल्स टू 1 है उसकी एनर्जी है -13, या फिर मैं बोल सकता हूँ n इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, उसकी एनर्जी है 0. मतलब यू हैव टू गो इन डाउनवर्ड, है ना, आपको नीचे जाना है ना. इसकी E इनफाइनाइट की एनर्जी 0 आ गई. अब यहाँ पे एनर्जी कितनी है? -13.6. ठीक है, फिर n इक्वल्स टू 2 है. n इक्वल्स टू 2 की एनर्जी कितनी हुई? -3.4. फिर n इक्वल्स टू 3 है, उसकी एनर्जी कितनी हुई? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर n इक्वल्स टू 4 है, उसकी एनर्जी कितनी हुई? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर n इक्वल्स टू 5 है, की एनर्जी कितनी है? -0.54 इलेक्ट्रॉन. इफ यू आर गोइंग टू वॉच वेरी क्लोजली ना, ये जो एनर्जी है, राइट, इनका जो डिफरेंसेस है, एनर्जी का डिफरेंस, जैसे दिस डिफरेंस, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है. जैसे ये वैल्यू कितनी हुई? -13.6 और -3.4, तो ये हो गया 10.2. तो ये भी डिफरेंस याद रखना है. This is nothing but 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? व्हाट इज दिस द एनर्जी डिफरेंस? दिस इज 1 पॉइंट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 340 में 151 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 189. फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.66. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? लेट्स से यहाँ पे 0.31 इलेक्ट्रॉन. So you can see it is subsequently decreasing. That's why ये ग्राफ ऐसा है कि इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, फिर कम 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 ऐसा कम होता है. ठीक है, right? If I want to know what is the energy difference between 3 to 1, तो कितना हो जाएगा? This plus this, that is nothing but 12.09 और approximately 12.1. ठीक है, if I want to write what is the energy difference over here, इनके बीच का energy difference कितना है? So that is it means कि 12.09 में 0.66 ऐड कर दो तो 12.75. Now if somebody wants to know the what is the difference over here, इनके बीच में 4 और 2 के बीच का difference कितना है? Then you are going to add this value, then this will come 2.55. ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए. ठीक है, ये जितनी भी लिखाई है, एक ये भी लिख लो. चलो लास्ट 1 से 5 के बीच का डिफरेंस ना. तो ये -0.54 है, 13.6 है, तो कितना हो जाएगा? -30 मतलब 13.06. ठीक है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी वैल्यू. याद रहेंगी.
है ना, इसको ड्रॉ कर लो। तो मीनवाइल किसी को अगर कोई डाउट है देन दे कैन आस्क। You take 1.6 into वो 1.96 आई थिंक मिसप्रिंट है, ठीक है। 1.6 into 10 to the minus 19 हो गया भाई। ये सबका नोट डाउन कर लिया अच्छे से, है ना, ड्रॉ करके जो भी है। चले आगे, क्या या लिख रहा है कोई? वेट, ओके, लिख लो आराम से। तो अब ये बताओ, अगर मुझे हीलियम आयन के लिए बात बोलनी थी, क्या मुझे ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, या कोई ट्रिक है जिससे मैं सबके लिए निकाल सकता हूँ? तो ट्रिक क्या है, जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, मतलब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एन की वैल्यू तो रखी दी है आपने, तो यहाँ पे इंटू जेड स्क्वायर कर दो। तो अगर मुझसे कोई पूछे हीलियम आयन के लिए क्या होगा, ये तो हाइड्रोजन के लिए था, है ना, एनर्जी डायग्राम। हीलियम आयन के लिए क्या हो जाएगा, तो 10.2 इंटू जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 10.2 इंटू 4, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू याद रखना आसान है, मतलब ये पता है तो आप सबकी वैल्यू निकाल लोगे, राइट। लिथियम 2 प्लस के लिए बोला गया, बताओ भाई, कि n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू लेट्स से 4 तक जा रहा है, n इक्वल्स टू 4, तो कितना हो जाएगा 12.75 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब कितना होगा, जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, तो 12.75 इंटू 9। ठीक है, तो ये बात भी याद रख लो, राइट। तो यहाँ पे लिख लो नोट, वी हैव टू राइट एनर्जी डायग्राम फॉर एनी एलिमेंट और आयन, we will multiply the above value by z square, we will multiply the above value by z square, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, राइट। 2 की वैल्यू -3.4 इंटू जेड स्क्वायर, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। क्लियर है ये बात? लिख लिया अपनी भाषा में, अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज में कि क्या है हीलियम आयन, लिथियम 2 प्लस आयन के लिए क्या करना है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी डायग्राम है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रिपीट द स्टेटमेंट ये लिख लो, इफ वी हैव टू राइट और if we have to draw energy diagram for any element or ion, in bracket you can write unielectronic, we are talking about unielectronic over here, any element or ion unielectronic, we will multiply these value by z square, we will multiply our values by z square। तो ये ऊपर आपने लिखा हुआ है बस।
क्लियर है? डन। चलते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और कुछ बातें हैं वो समझते हैं। तो इसमें दो बातें पहले हैं, एक तो है इमिशन। व्हाट इज कॉल्ड इमिशन? पहले एब्जॉर्प्शन समझते, सॉरी, एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज गोइंग टू बी इन n इक्वल्स टू 1। इस पे अगर कोई लाइट गिरी, फोटोन गिरा, then this photon can be absorbed by electron। ठीक है, ये जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। फोटोन क्या है? एनर्जी का बंडल है, राइट। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। कहाँ जंप करेगा? हायर एनर्जी स्टेट्स में। लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हिट किया हाइड्रोजन एटम में, है ना, कितनी एनर्जी का? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन हिट किया। ठीक है, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाएगा? n इक्वल्स टू 2 में, है ना। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये जंप करके पहुंच जाएगा, राइट। -13.6 से अब इसकी वैल्यू 10.2 ऐड हो जाएगा, प्लस 10.2, एनर्जी इसकी कितनी हो गई? -3.4। तो वेयर इट इज गोइंग टू रीच? n इक्वल्स टू 2 में पहुंच जाएगा, जंप। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन और जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक दो बातें और समझने की। अगर मान लो एनर्जी मैंने 10.2 से कम दी, let's say I have given 10.1, तो क्या जंपिंग होगी? क्या जंप करेगा? बताओ भाई, यस और नो? नो। ठीक है, इट विल नॉट जंप। 10.1 में क्या होगा? ये यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये जंप नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने 10.3 दिया तो जंप करेगा। देन अगेन द आंसर इज नो। ठीक है, तो अगर 10.3 भी दिया तो भी जंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है इनमें एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है। दिस इज व्हाट बोर हैज सेड, राइट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्या इनके बीच में और स्टेट नहीं हो सकती है? यस, देयर कुड बी इनफाइनाइट स्टेट जो कि अनस्टेबल होंगी, जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे भी होगा, राइट। तो 10.3 ऐसा नहीं है 10.3 पे एनर्जी स्टेट, 10.3 वैल्यू देने पे कोई एनर्जी स्टेट नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। समझा? इलेक्ट्रॉन can jump from one stable state to another stable state। आपने ज्यादा दे दिया तो अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये 10.2 तक यहाँ पहुंच जाए और फिर वो 0.1 अपने पास ही रखा रहे, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप एनर्जी दोगे 10.3 तो ये 3.3 बनेगा। 3.3 पे एक कोई बीच में एनर्जी स्टेट तो होगी ना, कि ये -3.4 है और n इक्वल टू 3 जो है उसमें -0.1.89, इनके बीच में एनर्जी में क्या हुआ? इनफाइनाइट अनस्टेबल स्टेट्स हैं अगेन बहुत सारी। इलेक्ट्रॉन वहां पे भी जंप नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई? What is the use of unstable states? उनका कुछ यूज नहीं है, जस्ट वी आर टेलिंग यू कि why it is not going to, let's say, jump, है ना, why it is not going to jump, or you can say why it is not going to absorb even। अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा भी वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा। 10.3 का अगर होगा तो पास ऑन हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ आई? इट इज नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट फोटोन। अपनी जो लाइट है ना, अब इसको इस तरह समझो, अपनी जो लाइट है वो उसमें सारी रेंज है, बहुत तरह की वेवलेंथ है,
लेट्स से विजिबल लाइट की बात ही कर लो, जो व्हाइट लाइट गिर रही है, दैट इज गोइंग टू हैव ना, विजिबल रीजन में अगर हम बात करें, व्हाइट लाइट तो है ना, मैं बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम वी आर फोकसिंग ऑन विजिबल रीजन। देन इट इज 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 है ना 600 एंगस्ट्रॉम तक की सारी वेवलेंथ इस पे गिर रही है, सारी वेवलेंथ गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, if somebody wants to calculate in terms of electron volt, then somebody can say कि 12400 डिवाइड बाई 3600 एंगस्ट्रॉम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो 12400 टू 7600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये सारी एनर्जी की लाइट गिर रही है। तो सारी सारी एनर्जी की लाइट गिर रही है, मतलब हर तरह का एक एक वेवलेंथ है, तो हर तरह की एनर्जी भी है। जैसे मान लो मैंने लिखा 7599, तो ये भी एक वेवलेंथ हो गई ना अलग एंगस्ट्रॉम में, राइट। ठीक है, इस तरह से पूरी एक तरह से बीम टाइप की गिर रही है, राइट। तो कौन से फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी के होंगे, बाकी सारे फोटोन का क्या होंगे, पास ऑन हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन दिस पॉइंट। ठीक है, तो इतनी सारी जो लाइट गिर रही है उसमें तो कुछ ही फोटोन जो होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, बाकी सब पास ऑन हो जाएंगे। वो कौन से एब्जॉर्ब होंगे, जो है ना एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर के बीच में जिनकी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, चलो ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स इट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, याद दिला देना। ठीक है, बस, और एनर्जी डायग्राम याद रखना। 15 electron photon, 15 electron volt photon is supplied will the electron jump to fifth orbit। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप इलेक्ट्रॉन फोटोन सप्लाई करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि -13.6 में 15 जोड़ दो तो कितना हो गया, 1.4 प्लस 1.4, मतलब 0 से आगे, राइट। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विल इमिट, बाहर निकल जाएगा। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 13.6 तो चली गई भाई बाहर निकालने में, बाकी जो बची हुई 1.4 है वो क्या हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के बाहर काइनेटिक एनर्जी है ना, अभी तक अंदर वाली काइनेटिक एनर्जी चल रही थी, वो एटम के बाहर निकल गया और बाहर निकल के फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी आई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड चिंतन। हाँ ना तो बोलो। चलो ठीक है, ओके, दैट्स इट। चलो बाय। साइलेशियस, ठीक है।